हमारे बीच में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी आज हम सबको संबोधित करेंगे और इनके साथ आदरणीय बलवीर वर्मा जी, विधायक चौपाल, और विशाल नेहरिया जी, पूर्व विधायक धर्मशाला। तो मैं सीधा ठाकुर जयराम जी से निवेदन करूंगा कि वो आपसे वार्ता प्रारंभ करें। मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है और बहुत शॉर्ट नोटिस में आपको ये सूचना हुई और आप आए, आप सबका बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में बारिश और भारी बरसात के कारण बहुत बड़ी जान माल की क्षति हुई है और संभवतः पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा बारिश का प्रभाव, प्रकोप, नुकसान की दृष्टि से अगर रहा तो उसमें हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए भी सकारात्मक एक सहयोग की दिशा में आगे बढ़कर के उस पर काम किया। जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन करके आए हैं, वहां विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में राहत कार्य और उसके साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के सहयोग दिया और जहां नुकसान हुआ था वहां पर सारी प्रशासनिक दृष्टि से भी जो सहयोग उनको दिया जा सकता था, प्रशासन के साथ मिल करके राहत कार्य को अंजाम देने के लिए, पूरा करने के लिए उसमें भी काम किया। त्रासदी बहुत बड़ी थी। स्वाभाविक रूप से हमने राजनीति को दरकिनार रख करके काम करने की कोशिश की। लेकिन इस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमें अफसोस है, खेद है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो चल रही है, हमें तो पाठ पढ़ाते रहे कि त्रासदी का दौर है, राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन स्वयं उस त्रासदी के बीच में लोगों को मिलते हुए जो भी उनका मीडिया वाइट होती थी या कहीं भी मीडिया के साथ इंटरेक्शन होता था, लोगों के साथ इंटरेक्शन होता था, तो उसमें एक ही बात को लेकर के कि हमें मदद नहीं मिली, हमें सहयोग नहीं मिला, राष्ट्रीय आपदा की घोषणा कीजिए। जब केंद्र सरकार केंद्र से मदद कर रही थी, रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग किया, रेस्क्यू ऑपरेशन के पश्चात राहत कार्य में सहयोग किया हर तरह से, तो मैं समझता कि थोड़ा परहेज किया होता तो बेहतर रहता। और ये क्रम मुख्यमंत्री से लेकर के नीचे उनके ब्लॉक स्तर के जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, वो सभी इस बात को दोहराते रहे। और इस बीच में हिमाचल प्रदेश का विधानसभा का मानसून सत्र आया और मानसून सत्र के दौरान भी बारिश और बरसात के कारण हुए जानमाल के नुकसान पर इस विधानसभा के अंदर चर्चा हुई। और जब चर्चा हुई तो तब भी हमने इस बात को देखा कि एक कोने से दूसरे कोने तक सत्ता पक्ष के विधायक केंद्र सरकार को दोष देते रहे, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते रहे। होना तो ये चाहिए था कि वो सरकार की ओर से
जिक्र करते कि हम इस प्रकार से मदद कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि प्रदेश के लोगों से सहयोग की अपील करते, प्रदेश के बाकी जो विपक्ष के विधायक हैं उनसे भी सहयोग की अपील करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के वो लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ एक मुहिम के रूप में, एक मुद्दे के रूप में, एक अभियान के रूप में अपनी बात कहते रहे, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे भी परिस्थिति आई जब सदन में काफी तल्खी भी हुई, लेकिन हमने सब्र रखा, संयम रखा। और मैं आज भी इस बात को कहना चाह रहा हूं कि केंद्र सरकार का पूरा सहयोग हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ के कारण हुए नुकसान के लिए, उसकी भरपाई के लिए करने का प्रयत्न अभी भी जारी है। हमने विधानसभा के अंदर इस बात को भी पूछा कि जो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की अगर आप बात कह रहे हैं तो हमें इस बात को समझाइए कि राष्ट्रीय आपदा अगर घोषित होती है तो उस प्रोविजन के अंतर्गत आपको क्या हासिल होने वाला है, क्या होने वाला है। क्योंकि जो राष्ट्रीय आपदा का जो डिफाइन किया है जिस प्रकार से, उसमें कोई पैकेज का जिक्र नहीं है। उसमें कोई स्पेसिफिक केंद्र से प्रदेश सरकार के लिए ये चीज की जाएगी, ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद उस बात पर अड़े रहे। अंततः गत्वा हमने फील्ड में जाकर के भी देखा, लोगों के बीच में जाकर के देखा। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। और उसके पश्चात वहां पर जो देखने को मिला कि राहत कार्य में भी जिस तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए थी उस प्रकार की नहीं हो पा रही है। चुन चुन करके कुछ लोगों को जिनका नुकसान कम हुआ है उन्हें अलग तरह से मदद करने की, क्योंकि वो दल विशेष से हैं, ऐसे प्रयत्न हो रहे हैं कि उनको मदद ज्यादा की जाए। और एक विधानसभा क्षेत्र में तो यह स्थिति हुई कि एक पूरा गांव इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि पटवारी, कानगो और तहसीलदार के साथ वहां का एक हारा हुआ नेता वहां पर घूम रहा था। और उसने कहा कि इस गांव में, सामने गांव में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये वोट नहीं देते हैं, और वहीं से उनको वापस कर दिया। जब हम वहां पर उस क्षेत्र में गए, ये बल विधानसभा क्षेत्र का मैं जिक्र कर रहा हूं विधायक के साथ, तो गांव के लोगों ने हमको रोका और मैंने वहां पर देखा कि पूरी पूरी मंजिल घर की मलबे के नीचे 8-8 फुट रेत घर के अंदर भर गया है। लेकिन पटवारी भी नहीं आया, कानगो भी नहीं आया, तहसीलदार को भी वहां से मोड़ दिया गया। हमने कहा वजह क्या? वजह यह है कि इस गांव में ज्यादातर लोग जो है वो उस पार्टी को समर्थन नहीं करते जिसकी आज सरकार हिमाचल प्रदेश में है। आप मालूम भी कर लें, अगर वहां के विधायक से आपको संपर्क करना होगा तो आप पता भी कर सकते, उस गांव का वो जिक्र भी कर सकते हैं। हम उस गांव में गए, वहीं से डिप्टी कमिश्नर को मैंने फोन किया, तब जाकर के दूसरे दिन को ये सुनिश्चित हो पाया कि वहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी वहां पर गए। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। और हमें तो बिल्कुल इस तरह का संदेश, बिल्कुल इस तरह से पाठ पढ़ाया जा रहा है कि राजनीति से ऊपर उठ करके इस सारे विषय में बात करनी चाहिए। और स्वयं जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से ही कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मैं आगे बढ़कर के बात करना चाह रहा हूं जो विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मैं एक बहुत बड़ा पैकेज देने वाला हूं। उस पैकेज के संदर्भ में आज की इस पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से मैं आज कहने के लिए आपके बीच में हूं।
हमें भी बहुत बड़ी उम्मीद थी कि हम सोच रहे थे कि अगर ये पैकेज आएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो प्रदेश सरकार की ओर से होंगी, लेकिन पैकेज की घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश में राहत कार्य के लिए, राहत देने के लिए जिन लोगों के घर चले गए हैं, जिनकी ज़मीन चले गई है, जिनके खेत खलियान चले गए हैं, गौशाला चली गई है, पशु चले गए हैं, उनको राहत पैकेज की घोषणा की गई है और कहा गया कि 4,500 करोड़ रुपए के पैकेज की हम घोषणा करते हैं, 4,500 करोड़ रुपीस की। और उसमें उन कुछ चीजों का जिक्र किया है, राशि बढ़ाई है। अच्छा, जब उसमें हमने सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश की, हमने कहा हमें बताइए तो सही कि अगर आपने ये सारा पैकेज दिया है, उस पैकेज के अंतर्गत है क्या क्या, उसमें क्या शामिल किया गया। शामिल ये किया कि 1,000 करोड़ रुपए मनरेगा से खर्च किया जाएगा। क्या मनरेगा प्रदेश सरकार की योजना है, स्कीम है क्या? क्या मनरेगा का बजट प्रोविजन प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र का है क्या? यह डिमांड ड्रिवन स्कीम है और जिसका पैसा केंद्र सरकार से आता है, उसको भी पैकेज का हिस्सा बना दिया। और उसके आगे बढ़ करके जब हमने और उसको खोलने की कोशिश की, उस पैकेज में जो केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 6,500 मकान स्वीकृत किए हैं, 6,500 हाउसेस, उसका अमाउंट लगभग 100 करोड़ से ऊपर बनता ही है। वो भी उसका हिस्सा बना दिया, वो भी पैकेज का हिस्सा। पैसा केंद्र दे रही है, केंद्र को ये गाली दे रहे हैं और उसके बाद उस पैसे को, केंद्र का जो पैसा, जो मकान का जो पैसा प्रधानमंत्री आवास योजना का 6,500 मकान दिए गए, तो वो भी उस पैकेज का हिस्सा है। वाह भाई सुखू जी, क्या कमाल करते हैं आप। केंद्र की ओर से जो हमारा एसडीआरएफ के पैसे जो 2 इंस्टॉलमेंट में आया, लगभग 361 करोड़ रुपीस, वो भी उस पैकेज का हिस्सा है। फिर उसके बाद जो 315 करोड़ रुपए ऑडिट ऑब्जेक्शन के कारण थोड़ा सा उसका पोर्शन रुका हुआ था, उसमें से 190 करोड़ रुपए और आया, वो भी उस पार्ट का, उस पैकेज का हिस्सा है। और इसके अलावा आगे बढ़ करके जो एनडीआरएफ का पैसा एडवांस भेजा गया 200 करोड़ रुपए, वो भी उस पैकेज का हिस्सा है। और उसके बाद आगे बढ़ करके जो लोगों से छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन मिला है, लगभग 225 करोड़ रुपए के लगभग, जो मेरी जानकारी, वो तो कुछ लोग 250 करोड़ बोल रहे हैं, सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक जो है 225 करोड़ के लगभग जो आपदा राहत के अंतर्गत जो है हिमाचल प्रदेश में अलग अलग लोगों ने पैसा दिया है, कर्मचारियों ने पैसा दिया है, समाज के हर वर्ग ने उसमें सहयोग दिया है, एनजीओज ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन लोगों का है, मंदिरों का कंट्रीब्यूशन उसमें है, अलग अलग सामाजिक संस्थाओं का कंट्रीब्यूशन उसमें है। 225 करोड़ रुपए वो भी उस पैकेज का हिस्सा बना दिया। और उसके बाद जो हमारा पैसा विकास के लिए पेंडिंग था, जो गया हुआ था, डीसी के पास गया था, ब्लॉक के पास गया था, जो अनस्पेंट था, वो पैसा वापस लेकर के वो भी उसमें डाल दिया गया। जो सैंक्शनड स्कीम्स के अगेंस्ट, वो पैसा भी वापस लेकर के वो उसको भी उसका हिस्सा बना दिया। उसकी फिगर मेरे पास एग्जैक्ट अभी तक नहीं आ पाई, मैं उसका पता कर रहा हूं।
चाहे वो नगर परिषद में गया था, नगर पंचायतों में गया था, चाहे वो ब्लॉक में गया था, पंचायतों में गया था, उस पैसे को वापस डाल करके वो भी पैकेज का हिस्सा बना दिया। और इसके अतिरिक्त थोड़ा सा पैसा जो है वो डीसीपी हेड का जो है वो पैसा डाल करके अपना पैकेज इस प्रकार से बना करके बहुत अट्रैक्टिव पैकेज बना करके जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो प्रश्न ये बनता है कि आपने पैकेज की घोषणा जो की, इसमें स्टेट का कंट्रीब्यूशन आपका क्या है? अगर हम इसमें देखें सारा मिला करके, मैं अगर और डिटेल्स में जाऊं, मेरे पास आरटीआई की भी वो सारी कॉपी है जिसके अंतर्गत कौन कौन सा पैसा कितना पैसा कब कब आया है, तो वो भी मेरे पास है। उसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए के लगभग तो यही कंट्रीब्यूशन बनता है, मतलब यही पैसा बनता है जो केंद्र से आया है। और इसमें ये मैंने पैसा अभी तक जो मैंने जिक्र किया, ये जो विधायक क्षेत्र विकास निधि का और उसके बाद ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना का, ये उसके अतिरिक्त है। कुल मिलाकर के एक नई परंपरा शुरू हो गई कि आपदा की इस घड़ी में भी लोगों को गुमराह करो, लोगों के साथ झूठ बोलो। और ऐसे में मैं सिर्फ यही कह रहा हूं, जो भी ये पैकेज का ऐलान हुआ है, ये केंद्र के सहयोग के बिना संभव ही नहीं था। अगर आज उस पैकेज के ऐलान के पश्चात मुख्यमंत्री अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं चेक बांटने की, पैसा बांटने की, प्रभावित लोगों को बुला करके उनका कार्यक्रम करके उनको पैसा देने की, तो मैं समझता हूं ये महज राजनीतिक दृष्टि से है कि अगर ये कार्यक्रम का आयोजन हो पा रहा है जो राहत देने का, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी केंद्र सरकार का है। इस बात को मैं प्रदेश के लोगों के समक्ष जो है आप सबके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश में इस आपदा की घड़ी में अगर ये पैकेज देने की स्थिति में हो, अगर सरकार बन पाई है, तो उसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। इस बात को मुख्यमंत्री को नहीं भूलना चाहिए। आज से पहले तो मुख्यमंत्री ने कहीं धन्यवाद नहीं किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आने वाले समय में जिस दिन इस पैकेज के वो चेक बांटने की शुरुआत करेंगे, उस दिन इस बात का वो जिक्र करेंगे कि जो मैं पैसा बांट रहा हूं इसमें केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए केंद्र सरकार का भी मैं धन्यवाद करता हूं। ऐसे शब्द की उम्मीद हम करते हैं, उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हम फिर भी हम सोचते हैं कभी कभी व्यक्ति में सुधार हो जाता है, हम इस सुधार की उम्मीद करते हैं। और दूसरी बात मित्रों, में इसमें बड़ी दिलचस्प बातें आ रही है ध्यान में। अब ब्लॉक स्तर पर अपने लोगों की सूचियां बनाओ, और सूचियां बना करके कुछ जगह अधिकारियों को भी ये आदेश, भाई ये आदमी हमारी सूचियां लेकर के आ रहा है, ये सूचियां आप बना करके लाइए, और राहत के लिए जो हम ये पैकेज दे रहे हैं उस सूची में इन नामों को शामिल करिए। और स्वाभाविक रूप से किसी के घर में दरार आई है तो उसके लिए जो प्रोविजन है, उस प्रोविजन के अंतर्गत उसको पैसा कम मिलेगा, लेकिन उस दरार वाले मकान को इस प्रकार से घोषित करने के प्रयास हो रहे हैं कि उसको पूरा पैकेज मिले। पूरा पैकेज का मतलब कि जो कहा है उन्होंने कि भाई 7 लाख रुपए मिले, क्योंकि शायद एक मकान के पूरे डैमेज होने के बाद जो है उसमें 7 लाख रुपए देने की उन्होंने घोषणा की है, प्रोविजन उसके तहत ये किया है। देखिए, मैं एक बात बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, ये राहत राशि, ये पैकेज उन प्रभावित लोगों के लिए है जिनके परिवार का सदस्य इस बारिश और बरसात के कारण दुनिया से चला गया, तो राहत उनको मिलनी चाहिए।
राहत उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन लोगों का घर चला गया, उनको मिलनी चाहिए, वो पात्र है। राहत उन लोगों को मिलनी चाहिए जिनकी पशुशाला चले गए, पशु चले गए, पशुधन चला गया, उनको राहत मिलनी चाहिए। राहत उन लोगों को मिलना चाहिए जिनका घर डैमेज हो गया, रहने के लायक नहीं रहा, उनको मिलनी चाहिए। ये राहत ना कि उनको मिलनी चाहिए कि वो दल विशेष के हैं और इसलिए उनका अधिकार बनता है कि सरकार उनकी पार्टी की है, उनको नहीं मिलनी चाहिए। मैं बड़ा साफ कह रहा हूं। अगर ऐसा करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इससे बड़ा पाप कोई नहीं होगा। आपदा की घड़ी में इस प्रकार से अपने लोगों को मदद करने के लिए जो मंशा कुछ लोगों ने जो पाल रखी है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं, अधिकारी भी इस बात को सुनिश्चित कर लें। ये रिकॉर्ड का हिस्सा होगा कि इस व्यक्ति को कितनी राहत मिली है। अगर कहीं भी कोताही होगी, ना अधिकारी बचेंगे और ना ही वो सूची बनाने वाले नेता बचेंगे। इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं, कोई गलतफहमी में ना रहे। पात्र व्यक्ति तक राहत पहुंचे, यह आवश्यक है। उसमें हमारा भी पूरा सहयोग होगा। जो पात्र व्यक्ति है उसके लिए यह राहत है, वो वहां पहुंचनी चाहिए। कुल मिलाकर के ये 10 महीने की सरकार अनेक धांधलियों के दौर में से गुजरते हुए बहुत बुरी तरह से बदनाम हो गई है। बहुत बड़ा प्रश्न क्रेडिबिलिटी पर खड़ा हो गया है। और आज 10 महीने के इस छोटे से कार्यकाल में लोग जो हमारी सरकार के दौरान 4 सालों के बाद भी सड़कों पर नहीं थे, उससे ज्यादा आज सड़कों पर हो गए। कोविड के दौरान जो लगे हुए बच्चे, 6 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली और आखिरकार विवश होकर के एक लड़के ने खुदकुशी कर दी। ये परिस्थिति हमारी सरकार के दौरान 5 साल में भी नहीं आई। आईजीएमसी में जो सुरक्षा में लगे हुए आउटसोर्स कर्मचारी, उनमें से एक महिला 2 महीने के बच्चे के साथ धरने पर बैठी है और वही जरिया था उसके परिवार के पालन पोषण का। पति बीमार है, उसमें भी मानवीय दृष्टिकोण नहीं देख पाए। कहा था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। 10,000 के करीब आउटसोर्स पे लगे हुए कर्मचारियों को उन्होंने निकाल दिया। 2,000 तो कोविड के ही है, आईपीएच से निकाल दिए, पीडब्ल्यू से निकाल दिए, अलग अलग डिपार्टमेंट से निकाल दिए। एचआरटीसी के कर्मचारी तनख्वाह का इंतजार कर रहे हैं, अभी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। हमें उपदेश देते थे सीमेंट हिमाचल प्रदेश में बनता है, कारखाने हिमाचल प्रदेश में लगे हैं, लेकिन 10 महीने के इस छोटे से कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में 4 बार सीमेंट की कीमतें बढ़ गई। इसलिए जो गारंटी की बात है वो तो अलग बात है, उस पर तो बोलना मुझे लगता है कि अब बार बार उचित भी नहीं है। अब आने वाले समय में दौर आएगा तो उस वक्त हम बात करेंगे। लेकिन आज तो मैं विशेष तौर से जो पैकेज का बहुत गुणगान बहुत ऊंचे ऊंचे शब्दों में जो है वो हमारे सत्ता पक्ष के नेता लोग बखान कर रहे हैं, उसकी असलियत मैंने आपके सामने रखी है। और बहुत जल्दी जो फील्ड में वो कर रहे हैं करेंगे, उसकी तस्वीर भी आपके सामने आ जाएगी। मैं एक नहीं अनेकों जगह गया जहां
लोगों का घर चला गया, लेकिन अभी तक वहाँ एक भी पैसा राहत का प्राप्त नहीं हो पाया। इसलिए झूठ पर बनी सरकार, उसमें तो सफलता आपको प्राप्त होगी सरकार बनाने में, लेकिन सरकार झूठ बोल करके चलती रहेगी, इस चीज की अब मुझे लगता है कि वो गुंजाइश नहीं है, उनको समझना पड़ेगा। तो आज के विषय को लेकर के मैं प्रमुख रूप से यही कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो आपदा के दौरान जो हुआ नुकसान है, उसके लिए जो राहत पैकेज जो घोषित किया है मुख्यमंत्री जी ने, वो बहुत बड़ा एक धांधली का कारण आने वाले समय में बनने की संभावना लग रही है, क्योंकि सभी तरह पूरे प्रदेश भर से हमें जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें की जा रही है। इस बात को मैं बड़ा साफ कह रहा हूं और मैं प्रदेश की जनता से भी इस बात के लिए आग्रह करूंगा कि कहीं भी इस प्रकार की कोताही की जाती है, धांधली की जाती है, वो जानकारी हम तक पहुंचाएं, हम उसको जग जाहिर करेंगे, हम सार्वजनिक करेंगे। और अभी इस बाढ़ के दौरान, बारिश के दौरान तंबू का बहुत बड़ा घोटाला निकला है। हर जिला मुख्यालय में तंबू बिना जो है उसके बिना कोटेशन के, बिना जो प्रोसेस उसको परचेज करने का उसके बिना लिया गए हैं। करोड़ों रुपए की उसमें पेमेंट्स हो गई हैं और वो विशुद्ध जो कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और उनके कहने पर उनके लोगों के लिए दिया गया है। और वो भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा एक घपला जो है इस बारिश और बरसात की आपदा के दौरान हुआ है हिमाचल प्रदेश में, जिसकी आने वाले समय में और डिटेल्स आपको उपलब्ध हो पाएंगी। मित्रों, आप सब आए आज के इस पत्रकार वार्ता में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपने एक बात कही थी कि झूठ बोलकर सरकार बनाई जा सकती है, परंतु झूठ बोलकर सरकार चलती रहेगी, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। पिछले कल आप प्रधानमंत्री से मिले हैं, इसके क्या कुछ साधारण समझे या कोई बड़ा इशारा समझे? देखिए, प्रधानमंत्री जी से मिलना साधारण बात तो होती नहीं है, ये तो आपको मान करके चलना पड़ेगा। मैंने हिमाचल के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी है, जो नुकसान हुआ है और नुकसान में किस प्रकार से सरकार का रवैया कह रहा है, उस सारी बात को भी जानकारी दी गई है। और इस बात के लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है, नुकसान काफ़ी हुआ है, अगर मदद की गुंजाइश कुछ और निकल सकती है तो हिमाचल को इस वक्त मदद की ज़रूरत है। आप जब भी प्रधानमंत्री से, जब मुख्यमंत्री थे तब भी मिलते थे, तो सियासी गलियारों में खबर चलती थी कि अब आप मुख्यमंत्री पद से हटने वाले हैं, और अब जब आप प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं तो सियासी गलियारों में चर्चा ये हो रही है कि अब तो जयराम ठाकुर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये कुछ लोग ऐसी खबरें फैलाने में वो लगे रहते हैं, हमारे कुछ मित्र हैं, लेकिन मैं ये बड़ा साफ कह रहा हूँ, वो 5 साल तक बोलते बोलते, लिखते लिखते थक गए कुछ लोग हमारे, लिखाते लिखाते, लेकिन सफल नहीं हो पाए। और अभी भी कुछ मित्र हमारे ऐसी चिंता करते हैं हमारा सुबह शाम, तो मैं उनके बारे में यही कहूँगा कि लगे रहिए, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पार्टी हमारा निर्णय करती है, जो दायित्व होगा पार्टी ने निर्णय किया। मैं मुख्यमंत्री के तौर पर 5 साल काम किया, मैंने कहा था कि पूरा 5 साल करूंगा, 5 साल में बतौर मुख्यमंत्री काम किया, और अभी मुझे जो जिम्मेवारी दी है पार्टी ने, उस जिम्मेवारी को मैं निभा रहा हूं और उस जिम्मेवारी के साथ निभा रहा हूं। और आने वाले समय में जो जिम्मेवारी पार्टी और देगी तो हम सहज उसके लिए तैयार रहते हैं। पार्टी का निर्णय। कल मुख्यमंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए एक बड़ा आरोप जो है वो भाजपा पर लगाया कि राजस्व विभाग से जुड़े करीब 22,000 कुछ मामले जो हैं वो इंतकाल के लंबित पड़े हैं, तो जनमंच के दौरान मामलों का निपटारा क्यों नहीं किया गया? देखिए, उसमें ऐसा है कि रेवेन्यू की बहुत टेक्निकल चीज़ें, जिसमें चीज़ों को लेकर के बहुत विलम्ब होता है, इसमें दो राय नहीं। जनमंच के दौरान बहुत सारे किए गए, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे किए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर कुछ लंबित बचे हैं तो आप किस बात के लिए हैं भाई? करिए काम ना, कुछ काम आप ऐसा तो है नहीं कि जो वीरभद्र सिंह जी छोड़ के गए थे वो काम ही नहीं कोई छोड़ गए थे हमारे लिए करने के लिए।
बहुत सारे काम छोड़ गए थे वो हमने पूरे किए हैं। अपनी जिम्मेवारी निभाइए और हमें कोसना बंद करिए। बहुत हो गया, 10 महीने में पानी पी पी करके कोसा है। सर, आपने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, हिमाचल आने का भी न्योता दिया है क्या? जी, मैंने हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जी को कहा है कि आप हिमाचल आइए, और विशेष तौर से हम चाह रहे थे कि कीरतपुर से मनाली 4 लेन जो हमारा, जिसका मेजर पोर्शन बन करके तैयार था, उसका इनॉग्रेशन पूरा करें। लेकिन पंडोह से आगे उसमें काफ़ी पोर्शन उसका डैमेज हुआ है, इसलिए वो संभव नहीं है। तो फिलहाल हमने 70 किलोमीटर जो कीरतपुर से सुंदरनगर तक बना है, पुंग तक, वो उद्घाटन के योग्य पाया गया है। 4,800 करोड़ रुपीस की उसकी जो है वो टोटल अमाउंट उस पर खर्च हुआ है। 5 उसमें टनल्स बनी हैं जिनकी लंबाई 5 किलोमीटर के लगभग है। और मंडी से चंडीगढ़ का जो हमारा जाने आने का जो डिस्टेंस है, लगभग 50 किलोमीटर जो है वो रिड्यूस हुआ है, और लगभग 2.25 घंटे 2.5 घंटे का टाइम सेविंग उसमें है। ये जानकारी मैंने उनको दी है, और उन्होंने कहा कि आप हमें पूरा बना करके भेजिए। मैं तो NHI से बात करके सारी बना करके भेजेंगे। अभी तो कुछ राज्यों में चुनाव है, उसके पश्चात ही कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के बनने की संभावना है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं सर, 22-23 तारीख को, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हिमाचल आना हो रहा है। हिमाचल उनका घर है, और हमेशा वो बड़े त्योहार पर, नवरात्रों पर, रामनवमी पर, दशहरे पर परिवार के साथ आते भी हैं। और अब की बार उसमें से कुछ समय निकाल करके हमने कहा कि आप थोड़ा सा समय दें। हमारे पार्टी के कार्यालय वहाँ पर बन करके कुछ जगह तैयार हुए, सुंदरनगर का कार्यालय हमारा बन करके तैयार हुआ, उसके उद्घाटन के लिए हमने उनसे आग्रह किया। उन्होंने हमारा वो आग्रह स्वीकार किया है, और 2 पार्टी कार्यालय सोलन और सिरमौर के शिलान्यास के लिए हमने कहा है। तो दोनों का शिलान्यास पे वर्चुअल होगा, एक एक्चुअल सुंदरनगर का उद्घाटन होगा। वो कार्यक्रम उस पर रहेगा, वहाँ पर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। और सर, साल 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान जो सुखराम परिवार था वो भाजपा से छिटक गया था। इस बार भी ये खबरें आ रही हैं कि आपकी अनिल शर्मा के साथ भी कहासुनी हुई है, क्या ये सही है? आपने गलत खबर सुनी होगी कहीं से। हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी मित्रता है, और अनिल शर्मा जी ने कहा है कि वो दौर बीत गया पिछला, जब परिस्थितियाँ इस प्रकार की थी, जब ऐसे हालात बने। लेकिन अब मैं और मेरा बेटा दोनों एक पार्टी में रह करके काम करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है जो उन्होंने कहा है उस पर वो काम करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में वो हमारी पार्टी के विधायक हैं, और इस बार लोकसभा के चुनाव में वो डट करके पार्टी के साथ खड़े होकर के काम करेंगे। सर, जिला परिषद कैडर के कर्मचारी पिछले 20 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? वही मैं बात कह रहा था कि आज हर जगह हड़ताल चल रही है, धरना चल रहा है, और जिसमें जिला परिषद कैडर के भी बहुत सारे साथी जो है वो हड़ताल पर हैं, और जिसके कारण सर्दी का ये मौसम और बारिश और बरसात के कारण जो डैमेजेस हुए हैं, जो विकास कार्य होने हैं, राहत के कार्य होने हैं, उस सारे के सारे काम जो है वो प्रभावित हुए पड़े हैं। मनरेगा का काम बंद पड़ा है, और बर्फ पड़ जाएगी, स्नोबाउंड एरिया, तो काम के लिए बंद हो जाएगा, वर्किंग सीजन आपके पास नहीं है। और ऐसे में पूरा एक साल 10 मतलब ये पूरा साल जो ये 10 महीने का जो पूरा हो गया, साल पूरा होने जा रहा है, बिना काम के होगा, बिना विकास के होगा, और सारे काम अवरुद्ध पड़े हैं, रुके पड़े हैं। क्रशर वाले बंद पड़े हैं, क्रशर वालों का वहाँ से रेत बजरा नहीं आ पा रहा है, उस कारण से और भी ज़्यादा मुश्किलें हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मेरा आज का